Today's lecture is a continuation of yesterday's lecture, जहाँ हमने कुछ चीज़ें कर ली थी सेबी से रिलेटेड एंड फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड. आज के लेक्चर में मेनली रिमेनिंग थिंग्स ऑफ सेबी, सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आरबीआई, बजट एंड few portion of economic survey will be covered. Okay, so first article is about foreign portfolio investors. ठीक है, उसमें एक फ्रेमवर्क है स्वागत एफ आई ट्रस्टेड इन्वेस्टर फ्रेमवर्क. इसमें कैसे रहता है कि सोवरल वेल्थ फंड, सेंट्रल बैंक्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स, तो ये जो सारे बोलते हैं ना, जो स्टेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करने वाले फंड्स रहते हैं, ठीक है, उनको फास्ट ट्रैक फॉर्म में रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस के चैनल बनाने के लिए ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया. ठीक है, तो फुल फॉर्म ऑफ स्वागत एफ आई इज सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स. ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, स्वागत एफ आई इज फॉर एफ पी आईज. ठीक है, और मेनली दिस फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि सोवरेन वेल्थ फंड्स एक्सेट्रा ये सब है. ठीक है, इसमें किया क्या है, एक तो इनके रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट वगैरह को सिंप्लीफाई किया है. तो जो वैलिडिटी पीरियड है वो नॉर्मल एफपीआई का होता है 3 इयर्स, उसका यहाँ पे बढ़ाकर कर दिया है 10 इयर्स. ठीक है, और उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी रिलैक्स की गई है. ठीक है, तो मेनली याद रखना है कि व्हाट इज फॉर स्वागत एफ आई एंड वैलिडिटी पीरियड. ठीक है, सेकेंड आर्टिकल इज गिफ्ट आई एफ एस सी रिटेल स्कीम्स एज एफ पी आई. ठीक है, so in any retail scheme under gift IFSC can be registered as FPI even if Indian sponsor or manager, um, but the condition is that predominantly overseeing investment होना चाहिए. ठीक है, now the one important condition is that Indian sponsor contribution capped at equal to or less than 10% of the total corpus. ठीक है, यहाँ पे 10 इयर्स था, यहाँ पे 10% ऑफ द कॉर्पस है, बस ये लिमिट्स याद रखनी है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट मेगा आईपीओज. ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट है दिस एमपीएस. एमपीएस स्टैंड्स फॉर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग. ओके, सो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या होता है, इट मीन्स द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर्स दैट मस्ट बी हेल्ड बाय द पब्लिक, मेनली नॉन प्रमोटर्स इन अ लिस्टेड कंपनी. ठीक है, तो नॉर्मल रूल क्या है, दैट लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 25% पब्लिक होल्डिंग. ठीक है, बट उसमें कैसा रहता है कि अगर बहुत लार्ज कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है किसी कंपनी का, ठीक है, तो उसमें इस 25% के कारण काफ़ी डाइल्यूशंस हो जाते हैं. ठीक है, उसके अंदर मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है, प्राइस उसकी कम हो जाएगी, सिक्योरिटी की वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, इसके लिए अगर इफ इशूअर्स विद मोर देन 5 लाख करोड़ ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनके लिए रिलैक्सेशन लाए हैं. ठीक है, तो इन दैट कंडीशन इन्होंने क्या कर दिया है, इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली ऑफरिंग 25% टू पब्लिक, दीज कंपनीज मस्ट इनिशियल फ्लोट शुड बी 15,000 करोड़ प्लस 1% ऑफ मार्केट कैप. ठीक है, द फ्लोट 2.5% ऑफ पब्लिक होल्डिंग. ठीक है, तो ये लिमिट्स आपको याद करनी है. ठीक है, एंड दैट 25% एमपीएस की जो टाइमलाइन है, इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 10 इयर्स, के उनको 10 इयर्स में तक यहाँ 25% मिनिमम पब्लिक होल्डिंग करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट इट इज़ अबाउट मेगा आईपीओज. तो जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसके लिए एग्जामेशन है किनको, इफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन 5 लाख करोड़. ठीक है, नाउ सेकंड आर्टिकल इज अबाउट एंकर एलोकेशन. ठीक है, तो यू मस्ट बी नोइंग कि व्हाट इज एन एंकर इन्वेस्टर. ठीक है, तो एंकर इन्वेस्टर इज बेसिकली अ लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. ठीक है, जो कि जब कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो इट इन्वेस्ट एज अ फिक्स्ड प्राइस डिसाइडेड थ्रू बुक बिल्डिंग. ठीक है, एंड लॉक इन पीरियड इसमें रहता है होल्डिंग का. ठीक है, और इनका जनरली जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक दिन पहले, आईपीओ के एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है. ठीक है, they can invest in an IPO one day before it opens to the public. ठीक है,
अब एंकर इन्वेस्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों है कि वो क्या करते हैं, आईपीएल के सिग्नल कॉन्फिडेंस इन द आईपीओ के, हाँ कितना मतलब उसके कारण रिटेलर्स को आइडिया लगता है कि हाँ लोग एंकर इन्वेस्टर्स कितना डाल रहे हैं, ठीक है। देन इट इम्प्रूव प्राइस डिस्कवरी, ये सब बेनिफिट्स रहते हैं, ठीक है। अभी मेनली चेंज क्या हुआ है, अर्लियर द लिमिट वॉज 33%, ठीक है, 1/3 ऑफ द इशू वॉज, ये यहाँ नहीं दिया है, पहले 1/3 थी, ठीक है, नाउ ये इंक्रीज कर दी है 40% पे, ठीक है, एंकर कोटा बढ़ा के 40% कर दिया है, ठीक है। अब आउट ऑफ दिस 40%, 33% इज ईएमआई फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड 7% इज फॉर इंश्योरर एंड पेंशन विद अदर एंकर बकेट, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए 33% है और 7% फॉर अदर एंकर इन्वेस्टर्स है। ओवरऑल 40% एंकर का कोटा कर दिया है, ठीक है। अब इसके हैं विद इन एंकर टू अवॉइड कंसंट्रेशन, ठीक है, इन्होंने क्या एंकर काउंट ग्रिड कर दी है कि सपोज 250 करोड़ तक का एंकर इन्वेस्टमेंट है तो उसमें मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 15 एंकर इन्वेस्टर्स रहेंगे, ठीक है। एंड मिनिमम अलॉटमेंट शुड बी 5 करोड़ रुपीज पर एंकर इन्वेस्टर, ठीक है। अब अगर इट इंक्रीजेस बाय एडिशनल 250 करोड़, देन फॉर एवरी एडिशनल 250 करोड़ 15 एंकर इन्वेस्टर्स विल बी देयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पीएसयू डीलिस्टिंग, ठीक है। डीलिस्टिंग कल बताया था कि लाइक इफ कंपनी इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और वो वापस से डीलिस्ट करती है, डीलिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स रिमूविंग अ कंपनीज शेयर फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस सो दैट दे आर नो लॉन्गर पब्लिकली ट्रेडेड, ठीक है। अब फॉर पीएसयूज एक चेंजेस लाए हैं, तो किन ऐसी पीएसयूज जिसमें कि गवर्नमेंट की होल्डिंग है मोर देन इक्वल टू 90%, ठीक है, एक्सक्लूजन भी हैं उसमें, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एनबीएफसी, बट मेनली पीएसयूज विद द गवर्नमेंट होल्डिंग मोर देन 90%। तो वहाँ पे क्या डी लिस्टिंग के लिए इन जनरल 2/3 माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स थे उनकी अप्रूवल रिक्वायरमेंट रहती थी, ठीक है। फॉर दोज पीएसयूज इन विच गवर्नमेंट होल्डिंग इज मोर देन इक्वल टू 90%, दैट रिक्वायरमेंट इज डिस्पेंस्ड ऑफ, ठीक है। वो क्योंकि वो काफ़ी ऐसे वो वीटो लगा देते थे, तो फिर जो डीलिस्टिंग है वो डिले हो जाती थी, ठीक है। सो नो रिक्वायरमेंट ऑफ 2/3 माइनॉरिटी अप्रूवल, ठीक है। वन मोर थिंग इज देयर दैट फिक्स प्राइस एग्जिट, अभी पहले रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से होता था, नाउ दे कैन एग्जिट लाइक बाय पेइंग मोर देन इक्वल टू 15% ऑफ रेगुलेटरी फ्लोर प्राइस, ठीक है। अब रेगुलेटरी फ्लोर प्राइस क्या है, इसके लिए अगेन वापस एक 3 पॉइंट्स रहते हैं, 26 वीक्स हाई प्राइस वगैरह, तो वो अभी कवर नहीं करने की जरूरत लग रही है, ठीक है। तो बाकी ये 3 पॉइंट्स हैं, किसी को पढ़ना है तो देख सकते हैं। मेनली बस याद रखना, फिक्स प्राइस एग्जिट 15 मोर देन 15%, मोर देन इक्वल टू 15%, और इट इज एप्लीकेबल टू पीएसयू विद गवर्नमेंट होल्डिंग मोर देन 90%, मोर देन इक्वल टू 90%, ठीक है। These are some more articles. Yes, there is a financial stability report of December 2025. उसमें कुछ पॉइंट्स जो सेबी से रिलेटेड थे वो लिए हैं, तो वो अब यहाँ पे कवर करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट इज हार्मोनाइज एक्सपायरी डेट फ्रेमवर्क, ये एक सेबी ने इंट्रोड्यूस किया। तो अभी क्या है, ये मेनली मार्केट स्ट्रक्चर रिफॉर्म है, ठीक है। तो अंडर इट ऑल इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ऑन स्टॉक्स एक्सचेंज कैन हैव एक्सपायरीज ओनली ऑन ईदर ट्यूसडे और थर्सडे, ठीक है। तो पहले कैसा रहता था कि एक्सपायरी किसी भी दिन वीक की हो सकती थी, ठीक है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, बट अब ये है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2 डेज, ठीक है। तो अब इसका लाने का क्या रीज़न रहा है, क्योंकि मेनली जितने ज़्यादा वो दिन एक्सपायरी रहेगी उतने ज़्यादा वो वॉल्यूम्स वहाँ ज़्यादा रहेंगे, सो स्पेकुलेशन भी ज़्यादा रहेंगे और वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो बस यू हैव टू रिमेंबर दैट इट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू 2 डेज, ठीक है। नाउ दिस सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये अंदर इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो कि व्हाट इज अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो फर्स्ट रेगुलेटर इज सेबी ओनली, ठीक है, एंड इट ऑपरेट्स मेनली एज अ सेगमेंट ऑफ एनएसई और बीएसई, ठीक है। एसएससी इज एक्चुअली डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, वहाँ पे मेनली क्या है, सोशल एंटरप्राइज और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक थ्रू रेगुलेटेड कैपिटल मार्केट मैकेनिज्म, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज to strengthen the investor protection. तो at the rate valid this we have read yesterday also, ठीक है।
इसके साथ एक डिस्टिंक्टिव वेरिफिकेशन आइकन भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब सेबी ने ये भी किया है कि व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट टू इंटरमीडियरीज, मार्केट इंटरमीडियरीज, देयर यूपीआई मस्ट कंटेन @valid एट द एंड. ओके. और वन मोर थिंग, दिस सेबी चेक टूल इज आल्सो देयर टू रियल टाइम ऑथेंटिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट अकाउंट्स. One thing is that this the PARVA, okay, what it is past risk and return verification agency. ठीक है. अभी देर आर मैनी लाइक प्लेटफॉर्म्स जो बोल रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग लाइक 20% रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स एंड ऑल. सो उनके लिए एजेंसी बनाई गई है. ठीक है. तो इट इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी दैट चेक्स वेदर द पास्ट परफॉर्मेंस नंबर्स शोन बाय द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट आर ट्रू एंड करेक्टली कैलकुलेटेड. ओके. तो सेबी ने ये क्यों इंट्रोड्यूस किया है? टू वेरीफाई हिस्टोरिकल रिटर्न्स, चेक रिस्क मैट्रिक्स, एंश्योर यूनिफॉर्म कैलकुलेशंस, प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स. ठीक है. तो वो जो पास के डेटा है वो एनालाइज करता है और आपको बताता है कि हाँ वो वैलिड है या नहीं है. ठीक है. तो पास रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी ऑपरेशनलाइज टू वैलिडेट द रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स डायग्नोस्ड बाय इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, रिसर्च एनालिस्ट एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटीज. ठीक है. ये एक और है, मैंडेटरी वेरिफिकेशन फॉर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल एंड मेटा वाया सेबीज इंटरमीडिएटरी पोर्टल. ठीक है. तो ये कुछ थे सेबी के. तो कल के और आज वाले मिला के सेबी के जो कोर चीज़ें हैं वो इसमें कवर हो गई है. ठीक है. अब आते हैं बजट पे. तो बजट में ये जैसे 4 टर्म्स मेनली डिफाइन है बजट में ही, तो ये सब यू मस्ट हैव गॉन थ्रू एंड बिकॉज यू हैव ऑल क्लियर्ड फेज 1, तो ये सब आते ही होगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस फिगर्स ऑल्सो कि फिजिकल डेफिसिट अंडर द बजट एस्टिमेट फॉर 2026-27 इज 4.3%, revenue deficit is 1.5%, effective revenue deficit is 0.3% and primary deficit is 0.7%. ठीक है. Try to remember definition as well as the figures. Now in budget this diagram will always be there कि rupee comes from के budget में मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है. तो you need not remember each and everything, but the highest amount is coming from borrowing and liability. Second is from income tax and third is from corporation tax. ठीक है. और corporate tax. GST and other taxes forms only 15%. So since GST is in the limelight since last few years, तो ये अगर क्वेश्चन आ जाता है कि highest amount is received from GST, so no, it is like borrowing highest amount, second highest for income tax, third highest from corporation tax. ठीक है. Similarly rupees goes to, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रहा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस जो फाइनेंस कमीशन और ये रिकमेंड करती है, इट इज़ 22%. ठीक है. उसके बाद है इंटरेस्ट पेमेंट 20%. नॉर्मली लगता है कि डिफेंस में वी आर स्पेंडिंग लाइक ह्यूज चंक, बट इट इज 11% ओनली. सो फर्स्ट इज स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, सेकंड इज इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है. थर्ड अगर करना हो तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है. ठीक है. नाउ ये बजट से डायरेक्ट उनके डॉक्यूमेंट से स्क्रीनशॉट ले लिया है क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी. तो अब है नेक्स्ट के 3 pronged अप्रोच टू हेल्प एमएसएमई ग्रोथ एज चैंपियंस. ठीक है. तो इसमें बाकी तो मतलब काफ़ी सारा है. तो मेन चीज़ क्या है? एक तो डेडिकेटेड ग्रोथ फंड ऑफ एसएमई नेम्ड एसएमई ग्रोथ फंड ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज़. ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम एंड फिगर. ठीक है. सेकेंड इज टॉप अप इंडिया सेल्फ रिलायंट फंड विथ 2,000 करोड़ रुपीज़. तो यहाँ पे टॉपअप कर रहे हैं. सेल्फ रिलायंट फंड कौन सा था? इफ यू रिमेंबर, इट इज लाइक ऑल्सो कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत फंड. ठीक है. इट इज अ गवर्नमेंट बैक्ड फंड ऑफ फंड्स क्रिएटेड टू चैनल इक्विटी इनटू एमएसएमईज. ठीक है. तो होता क्या है कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द कंपनीज, ये सेबी रजिस्टर्ड एआईएफ में इन्वेस्ट करते हैं, विच इन टर्न इन्वेस्ट इन द एमएसएमईज. ठीक है. तो ये जो 2,000 करोड़ रुपए टॉपअप दिया है, तो ये एडिशनल फंड विच इज कमिटेड बाय द गवर्नमेंट टू द मेन फंड. ठीक है. और द मदर फंड. ठीक है. नाउ दिस ट्रेड्स यू मस्ट नो कि इसकी फुल फॉर्म रहती है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम. ठीक है. इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय आरबीआई. चलो नेक्स्ट फॉर फाइनेंशियल सेक्टर. यस, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट कि इंसेंटिव ऑफ 100 करोड़ फॉर सिंगल इशुएंस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड ऑफ मोर देन 1,000 करोड़. ठीक है. तो what is municipal bond? So municipal bond is issued by urban local bodies or municipal corporations mainly to raise fund for water supply, sanitation, road, urban infrastructure. ठीक है. तो why this incentive is provided? Because government wants to encourage cities to access capital markets. ठीक है.
और इससे क्या होगा कि इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द स्टेट या सेंट्रल ग्रांट्स, ठीक है। और म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट विल ऑल्सो गेट इम्प्रूव्ड विद दिस। एंड या दिस जस्ट PFC एंड REC, इट वाज मेंशन इन द बजट कि उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे अभी वो शायद नहीं आए हैं, सो आई डोंट थिंक क्वेश्चन विल बी फ्रेम, बट यस दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। अब सिंस योर सिलेबस कवर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, दीज टैक्स रिफॉर्म्स आई हैव आल्सो टेकन, तो काफ़ी कुछ इसमें है। तो मेनली क्या है, कुछ कंसेप्ट है दैट विल बी कवर्ड बाय these things, that is why I have taken this. So like we will study limited things in these 7 boxes. So first is clubbing of services under single category of information technology service with a common safe harbor margin of 15.5%. तो इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट है। फर्स्ट इज कि सेफ हार्बर से रिलेटेड एक टर्म है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग इनकम टैक्स में डिफाइंड होती है नॉर्मली, ठीक है। तो व्हाट इज अ ट्रांसफर प्राइसिंग? व्हेन टू कंपनीज ऑफ द सेम मल्टीनेशनल ग्रुप, ठीक है, ट्रांजैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, द प्राइस दे चार्ज विद ईच अदर इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। एक सिंपल सा है, ये सपोज कि पेरेंट कंपनी इज इन USA, सब्सिडरी इज इन इंडिया, ठीक है। तो और IT सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंडियन कंपनी टू द पेरेंट कंपनी विच इज इन USA, ठीक है। तो जो भी अमाउंट इंटरनल जो ये इंडियन कंपनी सब्सिडरी चार्ज करेगी US पेरेंट से, दिस इंटरनल प्राइसिंग विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस। तो अभी इतना सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि होता क्या है कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इनकम टैक्स की रेट्स रहती है। सपोज इंडिया में है टैक्स रेट है 30%, ठीक है, और US में है 10%, ठीक है। और पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी दोनों मतलब वो कैसे ट्राई करेंगे कि मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी रहे उनके ऊपर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि इंडिया में प्रॉफिट कम दिखाएंगे। तो प्रॉफिट कम कैसे बता सकते हैं? या तो इंडिया में कॉस्ट ज़्यादा बता दो या फिर सेल्स कम बताओ, ठीक है। तो जो भी अमाउंट वो करेंगे वो रिड्यूस अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। जब सपोज इंडिया में कॉस्ट आ रही है 100 करोड़ रुपीज़ की, तो वो वापस वो ट्राई करेंगे 100 करोड़ पे ही उनको सेल्स बता दें, ठीक है, या इवन उससे कम है, ठीक है। तो ताकि क्या होगा कि यहाँ पे टैक्स कम लगेगा और वहाँ पे इनकेस इनपुट्स उनके कम आ रहे हैं, वहाँ पे टैक्स वैसे ही कम है, ठीक है। तो मेनली इसका कारण क्या है? तो एक तरह से प्रॉफिट ऐसे मतलब ओवरऑल टैक्स की बर्डन कम करने के लिए, टैक्स इवेजन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब टैक्स लॉ क्या बोलता है कि टैक्स लॉ ये बोलता है हमेशा कि ट्रांसफर प्राइस मस्ट फॉलो द आर्म लेंथ प्राइस प्रिंसिपल, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज आर्म लेंथ प्रिंसिपल? इट इज अ प्राइस बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, द प्राइस शुड बी द रिलेटेड पार्टीज मस्ट बी सेम एज इफ दे वर अनरिलेटेड इंडिपेंडेंट पार्टीज, ठीक है। तो जैसे अगर इंडिया की वो कंपनी सब्सिडी अगर किसी और को कुछ दैट सेम अमाउंट का वो कुछ ट्रांसफर कर रही है, तो उनसे क्या चार्ज करते हैं वही आर्म लेंथ प्राइस कंपनी को US पेरेंट कंपनी से भी चार्ज करनी चाहिए, ठीक है। नाउ कम्स व्हाट इज दिस सेफ हार्बर, ठीक है। और ट्रांसफर प्राइसिंग से इसका क्या रिलेशन है? तो सेफ हार्बर इज नॉर्मली क्या होता है, प्री डिक्लेयर्ड एक्सेप्टेबल प्रॉफिट मार्जिन रहता है, जो कि टैक्स या फिर टैक्स डिपार्टमेंट या जैसे अपने केस में गवर्नमेंट ने यहाँ पे 15.5% डिटरमाइन कर दिया है, ठीक है। तो अपने केस में जो 100 करोड़ का था, ठीक है, जो कॉस्ट पड़ रही थी, तो ये जो कंपनी है वो 100 प्लस 15.5% इतना अमाउंट एज सेल बता सकती है इंडियन कंपनी US कंपनी को, ठीक है। अगर इतना अमाउंट वो बता रही है कंपनी, ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। कोई डिटेल ट्रांसफर प्राइस स्क्रूटनी नहीं होगी, कोई लॉन्गर लिटिगेशन नहीं चलेंगे, ठीक है। तो अब ये मेरे हिसाब से आर्टिकल समझ में आ जाएगा इसीलिए, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, इन्होंने और एक चीज करी है कि जैसे इसी से रिलेटेड है, सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड फॉर IT सर्विसेज इंक्रीज फ्रॉम 300 करोड़ टू 2000 करोड़, ठीक है। तो इसमें ऐसा रहता है कि जो 100 करोड़ अपन लिमिट ले रहे थे वो पहले 300 करोड़ थी एक्चुअल में, मतलब मैक्सिमम लिमिट वो थी, वो अब 2000 करोड़ हो गई है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। एक ये है कंटिन्यूएशन ऑफ सेफ हार्बर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर एट द कंपनीज चॉइस, ठीक है। एक ये वाला है, इसमें बस याद रखना है, ज़्यादा समझने का नहीं है, कि प्रोविजन फॉर टैक्स हॉलीडेज अंटिल 2047। तो जस्ट रिमेंबर 2047 टू फॉरेन कंपनीज प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज टू ग्लोबल कस्टमर्स थ्रू इंडिया बेस्ड डेटा सेंटर सर्विसेज, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर इट। Now we will come to next. Yes, raising the SCT. SCT is a Securities Transaction Tax. ठीक है।
इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अगेन सिलेबस में है तो यू शुड नो एंड यू मस्ट बी नोइंग कि डायरेक्ट टैक्स इज द वन विच इज लेविड डायरेक्टली ऑन अ पर्सन और एंटिटी। ठीक है, एंड इट इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। ठीक है, तो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स डायरेक्ट टैक्स रहता है, और उसके ये क्यों होता है वो भी अभी बता दिया। तो वो इन द बजट इट वॉज रेज फॉर ऑन द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, इट इज रेज फ्रॉम 0.02 to 0.5%. You should remember it. You should remember full form of STT. You should remember that it is a direct tax. And STT on option premium and exercise of option. Again, options are also in your syllabus. So option premium is the amount. अगर कोई ऑप्शन सेलर सेल करता है तो ऑप्शन प्रीमियम वो रिसीव करेगा। ठीक है, एंड एक्सरसाइज ऑप्शन इज सपोज कॉल ऑप्शन इज देयर। ठीक है, एंड एक्सरसाइज प्राइस इज सपोज 100 रुपीज। ठीक है, तो व्हेन विल एनीवन एक्सरसाइज दिस कॉल ऑप्शन एट द एक्सपायरी इफ द मार्केट प्राइस इज मोर देन 100 रुपीज। ठीक है, तब वो एक्सरसाइज करेगा इसको। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज 100 रुपये मिल रही है। कॉल ऑप्शन इज द राइट टू बाय एनी पर्टिकुलर सिक्योरिटी। ठीक है, तो इन बोथ द केसेस अगर वो एक्सरसाइज करता है ऑप्शन को, और ऑप्शन प्रीमियम जो जिसने सेलर ने रिसीव की है, इट हैज बीन रेज टू 0.15%। ठीक है, पहले क्या थी, ठीक है देख लो, बट मेनली ये और ये तो याद रखना ही है। ठीक है, अब इन बजट इट इज गिवन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। तो इसमें रिड्यूस TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो फॉर परसुइंग एजुकेशन और मेडिकल पर्पसेस अंडर LRS from 5 to 2%. Just remember 5 to 2%. And what is LRS? It is also a very important thing to know. तो नॉर्मली क्या रहता है ना कि RBI रेगुलेटर है, इसका भी फेमा में डिसाइड होता है, ये स्कीम निकाली हुई है। तो लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम अलाउड रेजिडेंट्स इंडिविजुअल इन इंडिया टू स्पेंड मनी अब्रॉड। ठीक है, बोथ फॉर करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी है वो याद रखना, $250,000। ठीक है, इन अ ईयर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस लिमिट। एंड द टाइम अवेलेबल फॉर रिवाइजिंग रिटर्न एक्सटेंडेड फ्रॉम 31 दिसंबर अप टू 31 मार्च विद पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। ठीक है, तो रिटर्न्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट आर रिवाइज अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। ठीक है, अब इसमें एक ये भी ध्यान रखना कि अभी नया इनकम टैक्स एक्ट जो आया है उसका नहीं, ये नॉर्मल जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा था उसके बारे में ये है। ठीक है, तो रिवाइज करने की रिटर्न की 31 मार्च डेट कर दी है। और जो ITR 1-2 फाइल करते हैं, तो ITR इज नॉर्मली फॉर लाइक दोज नॉट हैविंग कैपिटल गेन और एनी बिजनेस इनकम और हैविंग ओनली वन हाउस, तो ITR 1 होता है। कैपिटल गेन वालों के लिए ITR 2 रहता है, सैलरी क्लास एंड कैपिटल गेन जिनका हो रहा है तो उनके लिए तो 31 जुलाई है, जो कि पहले भी थी। बट फॉर नॉन ऑडिट बिजनेस केसेस और ट्रस्ट इट इज प्रपोज टू बी अलाउड टिल 31 अगस्त। नॉन ऑडिट बिजनेस केसेस कौन से होते हैं, जिनकी लाइक ऑडिट करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है टर्नओवर की, उसके ऊपर होता है तो ऑडिट होती है, तो उनके लिए लास्ट डेट होती है 30th सितंबर। ठीक है, बट फॉर नॉन ऑडिट बिजनेस केसेस इट इज लाइक वो 31 अगस्त करने वाले हैं। ठीक है, नाउ फिजिकल मैटर्स 16 फाइनेंस कमीशन कल भी पढ़ा था, तो उसमें वर्टिकल शेयर ऑफ डिवोल्यूशन येस्टरडे वी हैव कवर्ड कि 41% है, तो गवर्नमेंट ने उसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, और 1.4 करोड़ टू स्टेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इंक्लूड करेगा रूरल एंड अर्बन बॉडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स, ये भी कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, नो फिजिकल कंसोलिडेशन। तो रिमेंबर दिस थिंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल टारगेट रीचिंग अ डेट टू GDP रेशियो ऑफ 50 ±1% बाय 2030। ठीक है, एंड इस साल के लिए बजट एस्टिमेट कितना है, 55.6%। ठीक है, ये दो फिगर्स याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यस इट इज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, नॉर्मली एवरीवन मस्ट नो प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट क्या रहता है। ठीक है, बट इसमें क्या है कि ये यू शुड नो कि हाँ फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज प्राइमरी डेफिसिट। इसमें एक स्टेटमेंट दे दिया है, अ जीरो प्राइमरी डेफिसिट मींस द गवर्नमेंट्स करंट रेवेन्यूज आर सफिशिएंट टू मीट इट्स नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, बोरोइंग इज ओनली टू सर्विस पास्ट डेट्स। तो ये
स्टेटमेंट इफ यू पुट योर लॉजिक यू विल कम टू नो, ठीक है, बट एग्जाम में प्रेशर रहेगा तो यू शुड लाइक यहीं पे ही करके जाओ इन केस ये आ जाता है तो प्राइमरी डेफिसिट को जीरो करना है, इसका मतलब इंटरेस्ट पेमेंट सपोज 100 रुपीज है तो फिजिकल डेफिसिट शुड बी इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है। तो अब इसमें कैसा रह रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट्स करंट रेवेन्यू इज इनफ टू कवर ऑल नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड जितनी भी बोरिंग है जो मतलब कि फिजिकल डेफिसिट जितना भी है, ठीक है, इट इज ओनली टू पे इंटरेस्ट ऑन द पास्ट डेट, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंगली ये लाइक जस्ट रिमेंबर दिस कंसेप्ट, ठीक है। अगेन इन्होंने फिजिकल डेफिसिट को भी ब्रेक कर दिया है कि दिस थिंग यू मस्ट नो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन डेट रिसीट्स, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, एंड अगर ये हटाएं तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। तो ओवरऑल क्या है कि इसको इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आ गया या फिर इसमें इस टाइप का स्टेटमेंट आ गया, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ गए कि विच वन ऑफ दीज डू नॉट डिनोट फिजिकल डेफिसिट, और इनमें से 3 दे दिया और एक कुछ और दे दिया, तो वो 3 आंसर में रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई यू हैव टू कवर लाइक यू शुड नो ऑल दीज 4 लाइक डिविजन्स ऑफ फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। नाउ द 56 मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, उन्होंने 2 रेट स्ट्रक्चर निकाल दिया, वन स्टैंडर्ड रेट ऑफ 18%, मेरिट रेट ऑफ 5% एंड स्पेशल डी मेरिट रेट और नॉन गुड रेट ऑफ 40%, ठीक है। तो बस ये है, ये रेट्स मेनली अभी ये है रेट्स इसकी 18, 5 एंड 40, ठीक है। अब वी विल कम टू आरबीआई रिलेटेड अपडेट्स। तो उसमें क्या है, यू शुड रिमेंबर ऑल द लाइक रेपो रेट इज 5.25%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है कि अगर बैंक्स के पास ओवरनाइट कुछ पैसा रह जाता है, वो उनको अगर डिपॉजिट करने हैं तो आरबीआई बोलता है ठीक है वी विल गिव यू 5%, ठीक है। अगर बैंक्स को ओवरनाइट बोरो करना है तो आरबीआई विल गिव 5 एट द रेट 5.5%, इट इज कॉल्ड एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। ओवरनाइट बोरोइंग्स विंडो फॉर बैंक अबव रेपो रेट, and repo rate is 5.25%. Fixed reverse repo rate is 3.35%. Bank rate is 5.5%, is normally equal to margin standing facility. CRR and SLR, these are 3% and 18%. Okay. Maximum SLR can be of 40%. Okay. Right now it is 18%. In case of CRR, RBI won't pay any interest. Okay. In case of CRR, no interest paid on there is no interest paid on CRR balances, ठीक है। other definitions you must be knowing, मतलब it is very static portion, so I'm just skipping it. It is like even in RBI I was saying it is very important, revised liquidity management framework, ठीक है। so if you want to cover it in detail means like if you want to cover it in 10 minutes, you may go to the previous videos with the name RBI Grade B 2025 important directions notifications circulars of RBI, ठीक है। only like 6-7 videos are there in the channel, so you can get it very easily. so like I will cover only main thing or the broad thing. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये एक नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए उसमें आंसर एक रेपो हो रहा, तो उसमें ये याद रखना ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। वन पॉलिसी कॉरिडोर की ये कंसेप्ट है कि क्या होता है पॉलिसी कॉरिडोर, तो एट द टॉप यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि ऊपर रहेगा MSF एट 5.5%, बीच में रहेगी रेपो रेट 5.25% एंड नीचे रहेगा SDF, ठीक है, इट इज कॉरिडोर, ठीक है। तो सिमेट्रिक कॉरिडोर रिटेन SDF एट द टॉप एट रेपो माइनस SDF is the floor at the repo minus 25 bps, MSF is the ceiling at repo plus 25 and repo is in the middle point, ठीक है। yes, this point is also important. Like in case of CRR we have read here that 3% CRR needs to be maintained, okay, but this banks have to maintain for net demand and time liability of a fortnight, second fortnight of the month, ठीक है। so bank can manipulate it like during the entire month or entire fortnight they will like keep a very low amount of CRR, and when the RBI is checking it they increase it to 3%,
To prevent it, what one more condition is there, that daily CRR maintenance. Bank must maintain at least 90% of the prescribed CRR on daily basis also. ठीक है. One direction was there on payment aggregators. ठीक है. So don't go much in detail. So there are two terms, payment aggregator and payment gateways. ठीक है. तो payment aggregator क्या करते हैं, like it is an entity that aggregates customer payments टू मर्चेंट. ठीक है. तो मेनली आप कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो वो उसको वो एग्रीगेट करेगा. ठीक है. फिजिकल या वर्चुअल जो भी मीन्स है उनसे, और एंड में वो फंड्स को हैंडल करेगा और फाइनली सेटल कर देगा. ठीक है, मर्चेंट को. और इन केस ऑफ पेमेंट गेटवे है, वो ओनली प्रोवाइड्स टैग रेल्स, मतलब वो टू रूट द ट्रांजेक्शन. ठीक है, वो हैंडल फंड नहीं करते. तो पीए और पेमेंट गेटवे में यही फर्क है कि पेमेंट गेटवे विदाउट हैंडलिंग फंड्स, और वो जो पेमेंट एग्रीगेटर है वो फंड्स को हैंडल भी करता है. ठीक है. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस. ठीक है, मिनिमम नेटवर्थ. ठीक है. तो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस यू शुड हैव 15 करोड़ रुपीज. ठीक है. एंड इट मस्ट रीच 25 करोड़ बाय द एंड ऑफ द थर्ड फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन. ठीक है. इट शुड बी मेंटेन ऑन द ऑनगोइंग बेसिस. नाउ वेज एंड मीन्स एडवांसेस. ठीक है. तो it is kind of short term temporary loan facility provided by the RBI to the government of India. ठीक है. तो इसमें कि जैसे रिमेंबर दिस लिमिट, ये एक तो 6 मंथली ये डिसाइड करते हैं कि कितना कितना रहना है. ठीक है. तो RBI व्हेन विल RBI इनिशिएट फ्रेश मार्केट बोरिंग, कि अगर WMA 75% तक यूटिलाइज कर देते हैं तो RBI फ्रेश मार्केट बोरिंग स्टार्ट कर देगा. ठीक है. और RBI जो टारगेट्स ऐड करते हैं 6 मंथली, वो RBI कैन चेंज इट ऑल्सो ड्यूरिंग द पीरियड. ठीक है. उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है. अब ये है कि जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस रहते हैं उन पे इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज करते हैं, तो नॉर्मल पे तो करते हैं रेपो रेट से. ठीक है. बट इन केस लाइक WMA लिमिट ब्रीच हो जाती है, तो ठीक है, सो बोरिंग बियॉन्ड परमिटेड WMA लिमिट विल बी टर्म्ड एज ओवरड्राफ्ट. और उसमें क्या लिमिट रहती है, रेपो प्लस 2% ऑफ इंटरेस्ट रेट. ठीक है. अब देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ, ये नया मतलब काफ़ी हर जो एक मतलब डोमेन है वहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉग्नाइज की जा रही है. ठीक है. तो व्हाट इज दिस सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन industry body recognized by the regulator to set standards, monitor compliances, and promote discipline or like among the members. ठीक है. तो for that purpose this self regulatory organizations have been recognized. ठीक है. तो लेटेस्ट अभी RBI ने इन केस ऑफ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स रिकॉग्नाइज किया है सेल्फ रेगुलेटेड PSO एसोसिएशन. ठीक है, रिमेंबर दिस नेम. इसे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के वहाँ पे और रिकॉग्नाइज किया है. सिमिलरली ये फेडाई है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इससे रिकॉग्नाइज किया है SRO फॉर ऑल ऑथराइज्ड डीलर्स. ठीक है. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स. ठीक है. तो ये क्या होते हैं, तो ये मेनली these are banks whose failure could significantly disrupt the domestic financial system and economy. ठीक है. जो बोलते हैं ना टू बिग टू फेल, उस टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे विल बी कवर्ड अंडर दिस डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक. ठीक है. तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, एडिशनल कॉमन टीयर 1 कॉमन इक्विटी टीयर 1 उनको मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है. जो CET1 बोलते हैं या फिर कॉमन इक्विटी टीयर 1, इट इज द हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल बैंक होल्ड्स टू अब्सॉर्ब लॉसेस. ठीक है. तो अपने यहाँ पे 3 बैंक्स उसमें, इसकी एक्चुअली 5 बकेट्स होती है. जो टॉप की बकेट है, बकेट नंबर 5, वहाँ पे 1% ये CET1 रखना होता है. हमारे यहाँ पे टोटल 3 बैंक्स हैं और 3 अलग अलग बकेट्स में है. SBI है 4th बकेट में, उसे 0.80% का CET1 रखना है. HDFC जो 2nd बकेट में उसे 0.40, और ICICI जो फर्स्ट बकेट में है उसे 0.20% का. ठीक है. हाँ, दिस अमेंड डायरेक्शन रिपोर्टिंग डायरेक्शन. ठीक है. तो नॉर्मली क्या रहता है कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, जैसे सपोज कोई भी बैंक हो गया जो क्रेडिट दे रहा है, ठीक है, दे हैव टू सबमिट टू CIC क्या चीज़ करनी, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन. ठीक है. एट फोर्टनाइटली और शॉर्टर इंटरवल्स. ठीक है. 15-15 दिन से करनी थी, वो अभी चेंज होके हो गया है. दे हैव टू सबमिट द सेम इन्फॉर्मेशन ऑन 9th, 16th, 23rd और लास्ट डे ऑफ द मंथ टू CIC. ठीक है.
अब ये थोड़े कॉमन टॉपिक्स है बट नॉर्मली क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, सो आई विल कवर इट इन शॉर्ट ओनली। स्मॉल फाइनेंस बैंक में कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में ये है, ठीक है। सो मिनिमम नेट वर्थ ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड बी 300 करोड़ रुपीज, ठीक है। अब अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक इज लाइक इफ सम ट्रांजिशन इज देयर फ्रॉम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन मिनिमम नेट वर्थ शुड बी 150 करोड़ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एंड इट मस्ट रीच टू 300 करोड़ विद इन 5 ईयर्स, ठीक है। और अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक विच वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और लोकल एरिया बैंक और पेमेंट बैंक, देन मिनिमम नेटवर्क शुड बी 300 करोड़ रुपीज। और इन केस नहीं हो पाती है तो विद इन 8 मंथ्स न्यू एडिशनल कैपिटल शुड बी इन्फ्यूज टू मेक इट 300 करोड़ रुपीज, ठीक है। 18 months फ्रॉम डेट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन विच एवर अर्लियर, ठीक है। CRAR रिक्वायरमेंट इट इज 15%। अगर इसके बारे में थोड़ा वो वैसा इफ यू वांट टू नो इन डिटेल के व्हाट इज CRAR, हाउ टू कैलकुलेट, देन यू हैव टू check the previous videos, I think basic concepts of for RBI, ठीक है। So 15% of risk weighted assets small finance बैंक को they must maintain CRAR, ठीक है। In tier 1 capital it should be 7.5% and tier 2 capital should is limited to maximum of 100% of tier 1 capital, ठीक है। These revision points are just things written above in a summarized way. Now for NBFC, there are 4 layers of NBFC, ठीक है। According to me it is important thing but won't go into much detail. So base layer, middle layer, upper layer and top layer, ठीक है। टॉप लेयर नॉर्मली एम्प्टी रहती है, ठीक है। तो बेस लेयर में कौन कौन से आते हैं, वैसे तो क्या है, जैसे इफ यू लाइक जो नॉर्मल जो इफ यू कैन कंसिडर कि हाँ पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, दीज आर नॉर्मली स्मॉल प्लेटफॉर्म्स ओनली, ठीक है, अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है। सो एटलीस्ट रिमेंबर के वन इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज बिलो 1000 करोड़, ठीक है, इट विल कम अंडर बेस लेयर। एंड सेकेंड इज एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स और नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस, ठीक है। तो उनको हमने बेस में रखा कि सिंस लाइक कोई कस्टमर से ले नहीं रहे हैं या फिर इंटरफेस नहीं है या फिर पब्लिक फंड्स नहीं रहे हैं, तो वो बेस लेयर में। सेकंड इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज बिलो 1000 करोड़, ठीक है। इन मिडिल लेयर, सो ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इररिस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइज। तो अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन कम्स के लाइक if an NBFC is receiving a public deposit of only 50 suppose 50 crore rupees, then in which layer it will be? So it will be under the middle layer, ठीक है, because irrespective of asset size all deposit taking NBFCs और sorry like asset size अगर suppose उसकी कुछ भी हुआ, like it is not upon depending upon the amount of deposit, it is upon अगर if they are taking any deposit they must come under middle layer respect of the asset size, ठीक है। earlier I told deposit size it was wrong, ठीक है। and on non deposit taking NBFC asset size 1000 करोड़ एंड अबव, ओके। तो बिलो वाली बेस लेयर में 1000 करोड़ एंड अबव आ रही है मिडिल लेयर में, ठीक है। उसके अलावा सम अदर एनबीएफसी इट इज मेंशन के एसपीडी आईडीएफ ये सब भी मिडिल लेयर में आ रहे हैं। अपर लेयर में तो जस्ट रिमेंबर एनबीएफसी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बाय आरबीआई, ठीक है, एज नीडिंग एनएस रेगुलेशन, तो वो अपर लेयर में आएगी, ठीक है। टॉप लेयर में नॉर्मली एम्प्टी रहेगी, ठीक है। अगर बहुत जरूरत रहती है और लाइक देयर इज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पोटेंशियल रिस्क हो रहा है किसी एनबीएफसी में, तो फिर आरबीआई में शिफ्ट एनी अपर लेयर एनबीएफसी टू टॉप लेयर एनबीएफसी, ठीक है। फिर लाइक वी कैन स्किप इट इस नाउ रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। दैट 50-50 टेस्ट वी हैव टू चेक कि a company is treated as NBFC if both conditions are satisfied. Financial assets are more than 15% 50% of total assets and income from financial assets is more than 50% of the gross income, ठीक है। Now it is an important point, net owned fund, ठीक है। तो in general you must have read at many places it should be like 10 crore नहीं है net owned fund NBFC should have, but actually it is different for different type of NBFCs. लाइक फॉर NBFC, IFC एंड IDF, ठीक है। तो दिस वन दिस
infrastructure debt fund, since infrastructure is a big thing, so more capital will be required, and इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है, इन दो के केसेस में इट शुड बी 300 करोड़, ठीक है। नाउ फॉर 2 करोड़ एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है, नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स और नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस, उसमें ओनली 2 करोड़ एनओएफ, एंड बाकी में जो यहाँ पे दी हुई 10 करोड़ ऑफ एनओएफ इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब ग्लाइड पाथ टू रीच 10 करोड़, तो एग्जिस्ट अभी इसमें कैसा है ना कि बाय मार्च दैट लिमिट इज गिवन, सो दैट टाइम हैज ऑलरेडी गॉन, सो जस्ट रिमेंबर बाय मार्च 31st 2027 these NBFCs must reach their NOF to 10 crores, ठीक है। So it is all, there are many things but time is less, so better to focus on these things and keep doing your revision. All the best for the examination. Okay, so yeah, bye, thank you.